दो महत्वपूर्ण विभाग आपके पास हैं। 5 AM क्लब आपकी एक बड़ी पसंदीदा पुस्तक, जिसको आप हमेशा अपने चाहने वालों को देते भी हैं। आप कैसे संभाल रहे हैं ये सब, और कितना कितना संतुष्ट हैं आप अपने अभी तक किए हुए कामों से? धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो जो दोनों मंत्रालय है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विश्वास है और उन्होंने जो जिम्मेदारी मेरे को दी है उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाने की मैं कोशिश करता हूँ। अब जब प्रतिबद्धता के साथ निभाने की कोशिश करते हैं तो जितनी मानवीय क्षमताएं हैं उस हिसाब से पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले श्रम मंत्रालय के बारे में मैं बात करता हूँ। हिंदुस्तान की पहचान रही, अलग अलग कोनों की एक्सपर्टीज रही। उड़ीसा के प्लम्बर दुनिया भर में उनकी धाक रही, केरल की नर्सेस पूरी दुनिया में उनकी धाक, इसी तरीके से यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिशन पहचाने जाते रहे। ये स्थानीयता, ये वहाँ की पहचान, उनको ऑन स्पॉट स्किल को वहाँ पर जगह मिल सके, महत्व मिल सके, इसके लिए आपने क्या रूपरेखा तैयार की है? ये आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। देश में 90% से ज़्यादा जो रोजगार आता है वो असंगठित क्षेत्र से आता है। असंगठित क्षेत्र का आज़ादी के बाद कभी कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 4 नए वेजेस कोड संसद के माध्यम से उनके नेतृत्व में हम लेकर के आए हैं, उनमें 2 बहुत बड़े विषयों को बल दिया गया है। पहला, वेतन की असमानताओं को समाप्त करके सबको, स्त्री पुरुष को बराबर वेतन के अवसर देना। दूसरा, सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना। पर जब आप सामाजिक सुरक्षा देने की बात करते हैं तो आपके पास एक ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए, और इसलिए जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड है उसमें कहा गया कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए डाटा तैयार होना चाहिए। और इसलिए पिछले सितंबर में श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए ई श्रम पोर्टल का प्रावधान किया गया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 8 महीने के अंतर्गत देश के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 28 करोड़ श्रमिकों ने, जो असंगठित क्षेत्र के थे, ई श्रम में रजिस्ट्रेशन कराया। और 28 करोड़ श्रमिक नहीं, आपने जो कहा केरल की नर्सेस, उड़ीसा के प्लम्बर, 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन का रजिस्टर कराया। ऑक्यूपेशन जैसे हम कहते हैं ड्राइवर, तो कमर्शियल ड्राइवर अलग है, हाइड्रोलिक मशीन का ड्राइवर अलग है, कैब का ड्राइवर अलग है, डोमेस्टिक अलग है। जब हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, तो रबड़ बागान में काम करने वाला मजदूर अलग है, टी प्लांटेशन में काम करने वाला अलग है, कॉफ़ी प्लांटेशन में काम करने वाला अलग है, सेब के बागान में काम करने वाला अलग है। आज जो देश में बजट आया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट घोषित किया उसमें भी कहा कि जो 4 क्षेत्र हैं, ई श्रम पोर्टल, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, एमएसएमई का पोर्टल और स्किल डिपार्टमेंट का पोर्टल, अगर हमारे को ये जो डिमांड एंड सप्लाई अगर पता लग जाएगी कि हमको कोई एक विशेष मशीन के लिए कारीगर चाहिए, और अगर वो एमएसएमई के पोर्टल और नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे उसका इंटीग्रेशन होगा, तो 28 करोड़ मजदूरों का देश के रोजगार के साथ सीधा इंटीग्रेशन करना पहला विषय। दूसरा, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराई गई है मुफ्त में। तीसरा, जो सबसे बड़ा विषय है कि आने वाले समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर हम कहते हैं, उसको भी मान्यता दी गई है। तो देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और रोजगार के लिए, उनके लिए संभावनाओं के द्वारों को खोलना, ये एक बड़ा विषय सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। और इसको आपने जब अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वहाँ कॉन्फ्रेंस में आपने बोलते हुए भी इस बात पर जोर दिया कि हमारे श्रमिक भाइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा हर जगह सुनिश्चित हो, उनके प्रवास में यहाँ से जाकर दूसरी जगह काम करने के मामले में चीज़ें स्मूथ रहें, इसमें कोई समस्या ना आए, ये भी इंश्योर करने के लिए आपने वहाँ बड़ी मजबूती के साथ ये बात रखी, और इसके लिए आपका साधुवाद। लेकिन इसमें उन मुल्कों के साथ जहाँ पर हमारे भाई काम कर रहे हैं,
किस तरह की अंडरस्टैंडिंग अभी कितने मुल्कों के साथ हुई है और इसमें कितनी गुंजाइश अभी रहती है सर? ऐसा है कि आईएलओ की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक विषय आया वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि अब जो कोविड के बाद दुनिया वापस से उभर करके एक नए रास्ते पे आ रही है, तो वर्ल्ड ऑफ वर्क एक नई तरह की कार्य पद्धति का परिवर्तन हो रहा है। अब हमने भी कहा है कि इसके लिए 3-4 चीजें होनी चाहिए जो भारत ने करी है। पहला, असंगठित श्रमिकों का डाटा बनना। वो डाटा भारत में 28 करोड़ मजदूरों का बनाया है। दुनिया का जो स्किल गैप है, जहां पर रोजगार उपलब्ध है और जहां पर श्रमिक उपलब्ध है, उसके बीच में जो गैप है उसको कम करना, हमने 4 पोर्टल का इंटीग्रेशन किया है। तीसरा, सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना। तो भारत में न केवल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसी पेंशन योजना भी अब लागू की गई है। चौथा, ये जो कार्य क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार करने के लिए साधन प्रोवाइड करवाना। तो हमारे देश में मुद्रा का तो कार्यक्रम किया ही है, शहरी क्षेत्र में रेहड़ी पटड़ी के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजना भी हम लोग लेकर के आए हैं। स्त्री पुरुष की असमानता को समाप्त करना, हमने वेजेस कोड में सबको समानता कानूनी रूप से प्रदान करी है। महिलाओं को 12 सप्ताह की बजाय 26 सप्ताह का हमने मातृत्व अवकाश भी दिया है। बच्चों के लिए क्रैश वगैरह खोलने की अनिवार्यता भी कानून के माध्यम से करी है। और सबसे बड़ी बात है कार्य का ऐसा माहौल बनाना जिसमें आने वाले समय में मजदूर के लिए भी बहुत आवश्यक होगा कि डिजिटली उसको हमें ज़्यादा स्किल, अप स्किल और री स्किल, जो ऑलरेडी स्किल में है उसका अप स्किल करना, जो उसका अप स्किल हो गया उसको री स्किल करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है। आज कोई पेंटर भी पेंट करने जाता है तो आप उसको कहते हो अच्छा भाई कौन सा पेंट कर रहा है, जरा मुझे व्हाट्सएप भेजना कौन सा पेंट है। अब है तो छोटी सी टेक्नोलॉजी, लेकिन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसका अपने आप स्किलिंग हो जाएगा। तो इन सब विषयों पे भारत सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में भी हमने सबके सामने रखे। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर रहा है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जब अभी ये घोषणा की गई कि हम 18 महीनों के भीतर 10 लाख रोजगार लोगों को देंगे, तो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने आपके ऊपर तंज ये किया कि करोड़ों की बात कर रहे थे, अब लाखों पर आ गए, और वो लाख भी कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और उसमें कंडीशंस अप्लाई रहेंगी, शर्तें लागू। बाद में जब आपको पता चलेगा कि किस तरह का रोजगार है, कब तक के लिए है, क्या है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके हाथ में असल में क्या आया है क्या नहीं। इस पर आपका? रोजगार के अवसरों को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में दोनों में बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा हुआ है, और ये इस बात को दर्शाते हैं। हम तो सबको कहते हैं, लगातार हम कह रहे हैं, आप प्रोविडेंट फंड के आंकड़ों को देखिए, उसमें लगातार वृद्धि है। आप नई रजिस्ट्रेशन इकाइयों की संख्या देखिए, उसमें लगातार वृद्धि है। आप उत्पादकता को देखिए, उसमें लगातार वृद्धि है। उसके साथ ही साथ भारत सरकार में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो सर्वे आ रहा है, अब तो जो हमारे अपोनेंट हैं उनके भी सर्वे लेटेस्ट आप देख रहे हो, बता रहे हैं कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और भारत में पिछले 1 वर्ष में एक और नया काम हुआ है कि अभी तक जो सांख्यिकी विभाग का पीरियोडिक लेबर सर्वे था वो एक तरीके से सप्लाई साइड के लिए था, लेकिन डिमांड साइड भारत में कैसी है, तो लेबर ब्यूरो के द्वारा पिछले 3 तिमाही सर्वे आए हैं जो ये दर्शाते हैं कि कृषि के अतिरिक्त 9 अन्य जो क्षेत्र हैं, कृषि के अतिरिक्त, जैसे आईटी का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, ट्रेड का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, ये टेक्सटाइल का सेक्टर है, ये जो सेक्टर है इनमें डिमांड कितनी बड़ी है। और 2013-14 के मुकाबले में देश में 3 करोड़ 8 लाख रोजगार की डिमांड बढ़ी और रोजगार उपलब्ध हुआ है। और मैं तो ये कहता हूं लेबर ब्यूरो के सर्वे भी नेट पे उपलब्ध है। ये सब इस विषय को दर्शाते हैं कि भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र सब में रोजगार की वृद्धि हुई, और ये स्वागत योग्य कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि अभी और सरकारी क्षेत्रों में भी खाली पद जो हैं उनको भी भर्ती करने का काम सरकार के द्वारा 18 महीनों में पूरा किया जा रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि कोविड के बाद देश की रिकवरी भी हुई है, स्थायित्व भी हुई है और रोजगार भी तेजी से बढ़ा है। अग्निवीर और अग्निपथ को लेकर अभी जो हम देख रहे हैं कि जिनको रोजगार चाहिए उनके लिए सामने एक अग्निपथ दिखाई दे रहा है, ये विरोध प्रदर्शन, ये आगजनी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? ये उचित नहीं है। देश में एक सही तरीके से
सैन्य क्षेत्र में नौजवानों को अधिक अवसर देने के लिए, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है और उनके समायोजन के लिए भी बहुत सारे विषयों को सरकार के द्वारा किया गया है। एक लंबे समय से सरकार के सामने जो एक विषय उपस्थित था, सेना की जो औसत आयु है उसको लेकर के अधिक नौजवानों को अवसर देने के लिए, और इसमें किसी भी प्रकार से वर्तमान व्यवस्था में एडिशन किया जा रहा है, ये एक बहुत ही एक लंबे समय से जो आवश्यक कदम था सरकार के सामने, हमारी सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए, युवा बनाने के लिए और नौजवानों के लिए अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए, उसको करने का काम किया गया है। उसमें एक नजरिया सर ये आ रहा है कि क्या सरकार हर एक जगह, चाहे वो रक्षा का ही संवेदनशील मसला क्यों ना हो, क्या एडहॉकिज्म से ही काम चलाएगी क्या? और दूसरे कहीं एडहॉकिज्म नहीं है, जो चीजें हैं उसमें वैल्यू एडिशन है। ये वैल्यू एडिशन के लिए, स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए, युवत्व को बढ़ाने के लिए, और जो नौजवान कुछ समय के लिए देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो एक लंबे समय से सेना के रिफॉर्म्स की डिमांड थी, उसको पूरा करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अभी नितिन जी भी इस मंच पर थे और उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बीच में ये भ्रम है कि 4 साल बाद उनका क्या होगा, उस भ्रम को दूर किए जाने की जरूरत है। रोजगार समाप्त नहीं होगा, वहां से रोजगार आगे बढ़ेगा। ये एक्चुअली लोगों के बीच में ये धारणा है कि 4 साल बाद उनका क्या होगा, जरा इसको और स्पष्ट करेंगे आप? आपके अंदर एक 17 से 21 साल के बीच में जब आप देश की सेवा करने जाते हो तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपकी कौशल संभावना का विकास होगा, फिर बाद में देश में पैरामिलिट्री से लेके बाकी विषयों में आपके रोजगार के अवसर रहेंगे। आप कंटिन्यूटी करना चाहेंगे तो कंटिन्यू करना रहेगा, सेना की क्षमताओं के लिए भी आगे बढ़ने चाहेंगे तो आगे बढ़ना रहेगा। और शॉर्ट सर्विस कमीशन तो ऑफिसर्स में पहले भी रहा ही है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसरों में नहीं था, ऐसा कब नहीं था, वो तो पहले रहा ही है। और ये सेना में ज़्यादा जाने वाले एक युवाओं को देशभक्ति के लिए आकर्षित करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपसे जानना चाहता हूँ, खास तौर से लोगों ने कहा कि जीएसटी, नोटबंदी और उसके बाद कोविड, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा उन जगहों पर जो स्थान की बहुत सशक्त पहचान रहे हैं, जैसे बनारस का साड़ी उद्योग रहा या गोरखपुर का जो क्ले इंडस्ट्री है, खुर्जा की पॉटरी है। इन जगहों पर इस स्थानीय पहचान का डंका बजे, फिरोजाबाद की चूड़ी, और उसका डंका पूरी दुनिया में सुनाई दे, इसको इंश्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है सर? क्योंकि यहाँ काम करने वाले कामगार जो हैं वो कह रहे हैं हाँ, पहले से सिचुएशन ब्लीक हुई है थोड़ी सी उनके लिए। यूपी सरकार के द्वारा तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्यक्रम चलाया ही गया है। इवन केंद्र सरकार के द्वारा भी उन क्षेत्रों को चुनाव करके ये कार्यक्रम को चलाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो रोजगार बहुत दूरस्थ क्षेत्र में है, ये जो 116 आकांक्षी जिले हैं उसमें मुझे जाने का अवसर मिला, और हमारे ये जो जैसलमेर से जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम जाता है उसके प्रमोशन के ऐसे दूरस्थ जिलों में भी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये सरकार के द्वारा काफ़ी जगहों पे बढ़ाया गया। और केवल आप इसको उत्पादकता की दृष्टि से मत लीजिए, सरकार के द्वारा जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस एफपीओ जो स्थापित किए जा रहे हैं देश भर में 10,000, क्योंकि क्षेत्र विशेष की अपनी कुछ विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ उत्पादकता है, उसको वैल्यू ऐड करके कैसे बढ़ाया जा रहा है, सरकार के द्वारा एफपीओ का कार्य किया जा रहा है। और इसमें भी जो उसकी यातायात की सुगमता के लिए तो अभी कुछ समय पहले सरकार के द्वारा नई ड्रोन पॉलिसी लाई गई है, ताकि उन सामग्रियों को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से स्थानांतरित करें। तो तकनीकी के माध्यम से उनको सुदृढ़ता देना, आधारभूत ढांचा उनका विकसित करना, स्थानीय कौशल को विकास करना और समान विकास की संभावनाओं के लिए आधारभूत ढांचा सब तक पहुंचाना। अब आधारभूत ढांचा पहुंचाने के लिए गतिशक्ति जैसा बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। गतिशक्ति क्या है कि रेल की सुविधा, पोर्ट की सुविधा, सड़क की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, लॉजिस्टिक की सुविधा, ये समान रूप से पूरे देश में उपलब्ध हो। एक बार अगर लॉजिस्टिक की ये सारी सुविधाएं देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जाती है तो निश्चित रूप से विकास की गति को पंख लगते हैं। इन सब योजनाओं को समन्वित दृष्टि से, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहता हूँ। हमारी ये जो 130 करोड़ की ताकत है, ये असल में ताकत तब बनती है जब ये मुट्ठी बने। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात करते हैं सर, डेमोक्रेसी, उसके बहुत सारे डिविडेंड हैं, लेकिन साथ में टू मच ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनार्की। इस मामले में जरा मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने संगठन से लेकर यहां तक एक महत्वपूर्ण काम किया है। कैसे एकजुटता आए और कैसे
सारे लोग एक लेवल पर एक तरीके से सोचें और एक ऊर्जा मिले देश को, वो इम्पेटस मिले जो वाकई विश्वगुरु बनाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम तो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं और हमारी तो लड़ाई ही डायनेस्टी वर्सेस डेमोक्रेसी की है। तो देश में डायनेस्टीज को हटा करके डेमोक्रेसी देने में तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हम तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी समर्थक हैं। ये तो वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जिन्होंने कभी इमरजेंसी लगाई थी। आप उनको पूछोगे तो अकाउंटेबिलिटी उनकी है, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते ही निर्वाह करते हैं। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण जो विभाग आप संभाल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, ये सर जब हम देखते हैं कि बड़ी सारी इसमें बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स पर इसमें वार्ताएं होती हैं, तमाम देश मिलते हैं और उसमें जो विकसित देश हैं वो कार्बन एमिशन को लेकर अपनी चिंताएं बताते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। सर ये कितने हाथी के दांत हैं दिखाने वाले और कितने चबाने वाले हैं सर, और हिंदुस्तान इस सब के मामले में कहाँ खड़ा हुआ है सर? आपने दो अच्छे विषय पूछे हैं। जलवायु परिवर्तन का, अभी ये जो वर्ष है ये स्टॉकहोम 50 का है। 1972 में दुनिया स्टॉकहोम में इकट्ठी हुई थी और ये कहा था कि विकास के कारण जो भविष्य में आने वाले जलवायु परिवर्तन के संकट है उस पर दुनिया को एक साथ आना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा है कि 1992 के बाद दुनिया में 3 संस्थाएं बनी। एक UNFCCC है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन UNCCD और एक बायोडायवर्सिटी पे बनी। जो क्लाइमेट चेंज का विषय है ये निश्चित रूप से इसमें जिम्मेदारी उन विकसित देशों की ज़्यादा है जिन्होंने हिस्टोरिकली कार्बन एमिशन जिनके कारण ज़्यादा हुआ। तो 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ और भारत की बड़ी प्रभावी भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेरिस एग्रीमेंट में रही। पेरिस एग्रीमेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज क्लाइमेट जस्टिस वर्ड को किया और क्लाइमेट जस्टिस के साथ ये भी कहा कि उन परंपराओं को भी मान्यता मिलनी चाहिए जो पृथ्वी को अपनी माता के समान मान करके अपनी जीवन पद्धति के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन पद्धति जो दी है उनको मान्यता देनी चाहिए। उसके साथ ही साथ दुनिया के सभी देशों ने कहा कि एक प्रिंसिपल आना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CBDR कहा गया, और सभी देशों को अपने लक्ष्य घोषित करने चाहिए, NDCs घोषित करने चाहिए। भारत ने भी अपने लक्ष्य घोषित करे। तो दुनिया में जो सारी बातें चली, अब भारत की स्थिति क्या रही? हमने पेरिस में जो NDC घोषित करे, हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य घोषित किए उसको समय से पहले पूरा करने का काम ये भारत ने किया। और इसलिए पिछले साल जब ग्लासगो में वापस से दुनिया इकट्ठी हुई और ये कहा कि NDCs को बढ़ाना चाहिए, तो भारत ने तो 150 गीगावाट के बिजली के लक्ष्य को प्राप्त किया। भारत ने 500 गीगावाट के लक्ष्य को तय किया। हमने कहा कि हम वैकल्पिक ऊर्जा में 40% आएंगे, हमने 40% के लक्ष्य को प्राप्त किया। अब 50% का लक्ष्य तय किया। 2030 तक जो कार्बन एमिशन 1 गीगाटन हो सकता था, भारत ने कहा कि हम उस तकनीकी को लाएंगे कि हम 1 गीगाटन कार्बन कम उत्सर्जित करेंगे। 2070 तक भारत अपने आप को दुनिया का नेट जीरो घोषित करेगा। और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश में रिन्यूएबल सेक्टर में ऊर्जा उत्पादन का विषय हो, देश में क्लीनिनेस की नई टेक्नोलॉजी का लाने का विषय हो, देश में नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लाने का विषय हो, भारत ने तेजी के साथ दुनिया के विकास को देखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया है।